तो चलिए स्टार्ट करते हैं 74 से। एमपी सेट का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एमपी सेट 2024 इकोनॉमिक्स का पेपर है और ये पेपर कब हुआ? 15 दिसंबर अभी फिलहाल हुआ। ठीक है ना। तो चलिए 74 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी अनुमान की सामान्य विधि है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ स्टैटिकल इन्फरेंस। स्टैटिकल इन्फरेंस की कॉमन विधि क्या है भाई? सांख्यिकीय अनुमान की सामान्य विधि क्या है? परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है। स्टैटिकल इन्फरेंस में जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही किया जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस ली है, क्या वो सही है कि गलत। उसको टेस्ट करने के लिए हम बहुत सारे स्टैटिकल टेस्ट का यूज करते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब स्टैटिकल इन्फरेंस को चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्हीं के हेल्प से होती है। समझ में आया ना। तो कॉमन मेथड क्या है? सांख्यिकीय अनुमान की सामान्य विधि क्या है? परिकल्पना परीक्षण। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलिए 77 क्वेश्चन देखिए। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता प्रतिदर्शन विधि नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग आंसर करोगे? सब लोग आंसर करोगे तभी तो मजा आएगा है? सब लोग बताओ फटाफट। सब लोग आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी। क्लस्टर सैंपलिंग और कौन सा? और सब लोग आंसर करो। क्लस्टर सैंपलिंग और बताओ भाई। डी सब लोग बता रहे हो, इसका मतलब सबको पता है। देखो जनरली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जो सैंपलिंग होती है वो दो मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग मेथड के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रायिकता, एक होता है गैर प्रायिकता। यानी एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है भाई? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन सा आता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग आती है, यानी सामान्य सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्शन। और दूसरा क्या आता है भाई? हैं? दूसरा स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसको स्तरीकृत बोलते हैं, स्तरीकृत। तीसरा क्या होता है? सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुव्यवस्थित सैंपलिंग या प्रतिचयन। ठीक है ना। और चौथा क्या आता है भाई? चौथा क्या आता है? कोटा सैंपलिंग। ठीक है, अभ्यंश जिसको बोलते हैं, अभ्यंश। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इनको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रायिकता प्रतिचयन इनको बोला जाता है। और गैर प्रायिकता प्रतिचयन क्या है भाई? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है? इसको मिटा देते हैं, उनका भी नाम लिख देता हूं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है? हाँ बिल्कुल, नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर प्रायिकता। और गैर प्रायिकता ही पूछ रहा है, यानी प्रायिकता प्रतिदर्शन नहीं, विधि नहीं है, यानी गैर प्रायिकता पूछ रहा है। गैर प्रायिकता में कौन कौन सी आती हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। गैर प्रायिकता में आती है सविचार,
सविचार प्रतिचयन। सविचार प्रतिचयन मतलब परपोजिव सैंपलिंग, ठीक है, परपोजिव सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग। और कौन सी आती है भाई? क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है, हिंदी में क्लस्टर प्रतिचयन बोलोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है, स्नोबॉल। तीसरा क्या है? स्नोबॉल सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी सुविधा के अनुसार जो है, अपने सुविधा के अनुसार सैंपलिंग है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपलिंग। चार चार प्रकार के जो है, मोस्ट जो है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल, यही जो है टाइप हैं इसके, रैंडम सैंपलिंग के और नॉन रैंडम सैंपलिंग, यानी प्रायिकता प्रतिचयन और गैर प्रायिकता। हाँ, कोटा, कोटा का नाम नहीं लिया क्या? कोटा का नाम नहीं लिया क्या? कोटा लिखवाया है तो ये प्रतिचयन है बेटा, सैंपलिंग है, ये नॉन रैंडम नहीं है, ये रैंडम सैंपलिंग है। कोटा जो है ये गैर प्रायिकता में नहीं आता, प्रायिकता में आता है, तभी तो आंसर क्लस्टर है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्टर सैंपलिंग। जो क्लस्टर सैंपलिंग है ये गैर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इसको बोला आएगा ना सर, क्लस्टर बेटा। प्रोबेबिलिटी में आता है। और सर क्लस्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी में होता है ना सर, और कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी में। सर इसमें क्लस्टर कंफ्यूजन हो प्रोबेबिलिटी, रही है थोड़ी। क्लस्टर को हम भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं और कोटा को जो है नॉन में पढ़ा गया है। जी सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, इसको एक बार प्लीज क्लियर। इसका आंसर सर कोटा होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ। सर क्योंकि इसमें ना अभी ट्रिक जो याद किए थे सर याद करने की, वो एसएससी थी। तो एसएससी जो है सर वो प्रोबेबिलिटी है। और क्यू सर वो जो क्यूआर रैंकिंग होती है उसके हिसाब से नॉन प्रोबेबिलिटी याद किया था, तो क्यू कोटा जो है सर वो नॉन प्रोबेबिलिटी। सर इसमें बी होगा आंसर। अच्छा, हाँ, शायद मैं ही गलत लिख दिया हूँ नहीं सर, हम इसको। भी कंफ्यूज क्लस्टर, हुए थे, हमने भी टी ही बोला क्लस्टर, बट इसमें कोटा होगा। ये कोटा है, ठीक है, गैर प्रायिकता में कोटा लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी यानी वाले अध्ययन। में चार, प्रोबेबिलिटी वाले में चार पढ़ा गया है सर, 5 टू सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज और क्लस्टर। बाकी सब नॉन हाँ प्रोबेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, गैर प्रायिकता में जो है एक सविचार परपोजिव लिख लीजिए, कोटा लिख लीजिए, स्नोबॉल और कन्वीनियंस, ठीक है ना। प्रायिकता में क्लस्टर आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्लस्टर सैंपलिंग आएगी, ठीक है, और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन आएगा, और सिस्टमेट स्ट्रेटिफाइड आएगा, स्तरीकृत। तो इसका आंसर कोटा हो जाएगा, क्लस्टर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टाइप जो है, एक में डाउट था, तो ये कोटा जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है ना। क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना? और टाइप लिख लीजिएगा, कभी कभार क्या होता है कि डाउट हो जाता है, जैसे अभी देखो हम ही को डाउट हो गया, तो इसको लिख करके एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। इसका आंसर जो है अभ्यंश है, कोटा सैंपल। कोटा सैंपलिंग इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल या गैर प्रायिकता मेथड की सैंपलिंग है। चलिए 73 हो गया, 72 पर आते हैं। 72, 72 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है कि किसी जनसंख्या से नियमित अंतराल पर
इस प्रतिदर्शन या नमूनाकरण विधि में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बताइए भाई, यानी इन विच सैम्पलिंग मेथड एलिमेंट्स और सेलेक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। बताओ भाई, कौन सी सैम्पलिंग प्रतिचयन मेथड है जिसमें जो प्रतिदर्श हैं, जो सैंपल हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर चयन किए जाते हैं। क्यों भाई, रेगुलर इंटरवल पर कौन से चयन किए जाएंगे? सब लोग अलग आंसर कर रहे हैं। क्यों भाई, रेगुलर इंटरवल पूछ रहा है, यानी क्या कहते हैं, नियमित अंतराल पर चयन किए जाए। बताओ भाई। 20 दिव्या कह रही है कि सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। काजोल कह रही हैं सी होगा, रूपम भी सी कह रही हैं सिस्टमेटिक होगा। बिल्कुल इसका आंसर सी है वह, ठीक है, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित प्रतिचयन विधि, ठीक है ना, सुव्यवस्थित जिसको बोलते हैं। यानी इसी में हम लोग कालानुक्रम की बात होती है, क्रोनोलॉजिकल चीजों की बात होती है, और किसी में नहीं, ठीक है ना। तो इसकी की ही विशेषता है कि इसमें जो प्रतिचयन का सिलेक्शन किया जाता है वो रेगुलर इंटरवल पे होता है, नियमित अंतराल पे किया जाता है। तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग या व्यवस्थित सैंपलिंग या सुव्यवस्थित सैंपलिंग, ठीक है ना। चलिए 71 देखिए, 71 क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन which assumption must hold true for the regression line to be valid। यानी एक साधारण रैखिक प्रतिगमन मॉडल में प्रतिगमन रेखा के वैध होने के लिए कौन सी धारणा सही होनी चाहिए? कौन सी धारणा सही होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है त्रुटि का विचरण स्थैतिक होना चाहिए, यानी एरर टर्म्स का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये भी सही है, ठीक है। और बी ऑप्शन है कौन सा सही है पूछा है ना, तो इसका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अजम्पशन, हमने अजम्पशन लिखवाया हुआ है, सरल रेखीय प्रतिगमन मॉडल का हमने आप लोगों को अजम्पशन मान्यताएं लिखवाई हुई है। मान्यताओं में लिखवाया था कि जो एरर टर्म होता है, जो त्रुटि पद होता है, उसका जो प्रसरण होता है वो स्थिर होता है। अगर प्रसरण स्थिर नहीं होगा, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक समस्या आ जाएगी। क्या होगी? हेट्रोस्केडास्टिसिटी, विषम विचालिता की समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर ये कांस्टेंट स्थैतिक ना, ठीक है ना। तो यही सही है, बाकी सब गलत है। त्रुटियां धनात्मक रूप से संबंधित होंगी, गलत है। स्वतंत्र चर नॉमिनल प्रकार का डेटा हो, प्रतिदर्शक का आकार छोटा हो, ये तीनों गलत है। सही क्या है? ये वाला एरर टर्म का जो विचरण है वो स्थैतिक होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, प्रायोगिक नहीं होना चाहिए, परिवर्तनशील नहीं। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर है? इकोनोमेट्रिक्स जितना हमने आप लोगों को पढ़ाया है अभी तक, वहीं से क्वेश्चन लगभग मिले हैं सेट में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान है। क्या क्वेश्चन है कि विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जा सकता है? यानी ये जो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, ये कौन से अर्थशास्त्रियों ने दिया था भाई? रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी किसने दी थी? सबसे बड़ा नाम क्या है? रॉबर्ट लुकास का। किसने दिया था? रॉबर्ट लुकास। रॉबर्ट लुकास ने रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी का विकास किया। और रॉबर्ट लुकास कौन से स्कूल के अर्थशास्त्री माने जाते हैं? न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल इनको बोला जाता है, न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल कहाँ है? न्यू क्लासिकल बी, यानी न्यू क्लासिकल सिद्धांत है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू क्लासिकल थी। समझ में आया ना? बहुत आसान है।
क्यों भाई, समझ में आया काजोल? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 69 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 69 का आंसर बताओ जरा। व्यापार चक्रों के चरणों का सही क्रम क्या है? यानी व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल के फेजेज क्या हैं भाई, जल्दी बताइए। कृपा, वो क्या नाम है, अवधेश, आंसर दो भाई, ये सब क्वेश्चन आते हैं। डी डी डी, देखो ये लोग खटाक से आंसर कर रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत, फटाफट आंसर कर रहे हैं लोग। लड़कियां देखो आगे निकलती जा रही हैं, लड़के बेचारे एकदम बुद्धू जैसे बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं है। हैं अवधेश, लड़कियां कितनी तेज हैं आजकल। अभी एक केस हो गया, आप लोगों को पता है? एक लड़का देखो सुसाइड कर लिया, दोनों में नहीं बनती थी। तो आजकल ये बड़ा सिस्टम मुझे खराब लगता है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हाँ वही चीज है, इसके खिलाफ हूँ। अरे यार, अगर आप लोग राजी खुशी से अलग हुए हो तो लड़कों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें महीने का खर्चा दे? ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मैं इस तरह के सोसाइटी में रहता हूँ कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, तो फिर लड़का लड़कियों को क्यों पैसा दे? इसका मतलब कोर्ट समझता है कि लड़की अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकती, इसका मतलब यही हुआ ना? क्यों भाई? अगर आप इक्वल समझते हो तो फिर क्यों जरूरत है लड़कियों को पैसा? ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये है, देखो इसी के चक्कर में बेचारा अपनी जिंदगी खराब कर लिया। अब उसी को पैसा दे रहा है, वो उसी के खिलाफ जो है केस लड़ रही है। वो ठीक है, देखो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। ये जो दहेज वाला सिस्टम है ये बहुत खराब खराब है। आजकल लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो बिक जाते हैं इसी के चक्कर में। लड़का अगर कहीं सरकारी नौकरी हो गया तब तो भैया उसकी शादी करना बहुत मुश्किल है लड़की वालों के लिए। 30-40 लाख रुपए कहाँ से ले आएंगे उसके लिए? तो समस्या ये भी है ना, हर दोनों तरफ समाज में समस्या है। लेकिन ये वाला हमें थोड़ा सा, मतलब आजकल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उस तरह से सोच रखते हैं कि यार ये सब चीजें अच्छी थोड़ी हैं। पढ़े लिखे लोग आजकल अनपढ़ों वाला काम करते हैं, दहेज और ये सब कांड कर रहे हैं। समाज कैसे सुरक्षित होगा? है भाई। बहरहाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वेट कर रहा है हम लोग का। तो क्वेश्चन क्या है? फेजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्रों की चरण क्या है? सबसे पहले हम लोग व्यापार चक्र बना लेते हैं। क्यों भाई? व्यापार चक्र बना लो। व्यापार चक्र कैसा होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, और फिर ऊपर उठने लगता है। तो ये व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में पहली अवस्था क्या होती है? जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं भाई? टाइम, समय, और यहाँ पर जीडीपी लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये ट्रेंड है जीडीपी का समय के साथ कैसा है। तो पहले क्या होता है, व्यापार बिजनेस साइकिल कैसे वो करती है? बिजनेस साइकिल में पहले एक्सपेंशन आता है, पहले क्या आता है? विस्तार होता है। देखो विस्तार हो रहा है ना, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है वो विस्तार का है, यानी एक्सपेंशन। उसके बाद इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाती है? पीक पर, एकदम शिखर पर। कहां पर पहुंच जाती है? शिखर पर, पीक पर, यानी एक्सपेंशन पीक। तो एक्सपेंशन पीक किसी ऑप्शन में है? फोर्थ वाले में, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीक के बाद इकोनॉमी क्या होती है? थोड़ा सा गिरने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिसेशन आ जाता है, इसको बोलते हैं रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद इकोनॉमी में क्या आ जाता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी इकोनॉमी ट्रफ में पहुंच जाती है, ट्रफ में,
ठीक है ना, यानी मंदी की सिचुएशन आ जाती है। समझ में आया ना? तो कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं संकुचन, और उसके बाद ट्रफ को डिप्रेशन या मंदी सब कुछ कह सकते हैं, और उसके बाद इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगती है, रिकवरी करने लगती है। समझ में आया ना? तो फेजेस क्या हुए? विस्तार, शिखर, संकुचन, ट्रफ। विस्तार, शिखर, संकुचन, ट्रफ या मंदी। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। क्यों भाई, क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आया? हाँ बेटा, गुड। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए। 68 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 68 भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। 68 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट आंसर करिए। जो बताएगा देखते हैं कौन बताता है आंसर। बताओ भाई। बी, वेरी गुड, बी ये कह रहे हैं। गलत पूछ रहा है आंसर, गलत वाला, ठीक है ना? बी, बी। रूपम सी बता रही। और देश तुम भी आंसर दिया करो यार भाई, आंसर दो तभी तो पता चलेगा ना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पीजीटी एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए हर तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह आया है, सेट में आया है तो और जगह नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन हर जगह आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत, उसमें कौन सा कथन असत्य है? जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, वो क्या मानते थे? मुद्रा को न्यूट्रल मानते थे, मुद्रा तटस्थ होती है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन पूछा है गलत वाला ऑप्शन, ठीक है? तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है ऑप्शन? कि मुद्रा की पूर्ति वास्तविक चरों को प्रभावित करती है, ये गलत है। अगर पहला वाला सही है तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि जब अगर मैं कह रहा हूं कि मनी इज न्यूट्रल, यानी मुद्रा तटस्थ है, मनी इज न्यूट्रल का मतलब समझते हैं ना? मनी अफेक्ट्स ओनली द नॉमिनल वेरिएबल, इट डज नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल। यानी जो मुद्रा है ये केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना था। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना क्या था? कि मनी अफेक्ट्स ओनली नॉमिनल वेरिएबल, यानी जो मुद्रा है वो केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है। मौद्रिक चर जैसे कीमत, मुद्रास्फीति, ये सब मौद्रिक चर हैं। यानी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि उससे जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ही आएगा, मुद्रास्फीति ही आएगी, उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा। रियल वेरिएबल क्या है? रोजगार। रियल वेरिएबल्स क्या है? वास्तविक चर क्या है? एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? रियल वेरिएबल्स हैं, वास्तविक चर हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो क्लासिकल का मानना था कि उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, न कि रोजगार बढ़ेगा, न कि उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है ना? लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? मुद्रा आपूर्ति वास्तविक चरों को प्रभावित करती है, वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करती अगर मुद्रा तटस्थ है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, लगे हाथ सी वाला भी पढ़ लो। सी वाला, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत बिना मुद्रा आपूर्ति को संदर्भ में लिए वास्तविक चरों के निर्धारण का अध्ययन करता है। क्यों भाई? क्लासिकल थ्योरी अलाउज द स्टडी हाउ रियल वेरिएबल्स आर डिटरमाइंड विदाउट एनी रेफरेंस टू द मनी सप्लाई। बिल्कुल सही है, ठीक है? यानी क्लासिकल थ्योरी जो है रियल वेरिएबल्स का डिटरमाइन कैसे करती है? मनी सप्लाई के बिना करती है।
ठीक है ना, मनी सप्लाई के बिना, क्योंकि वो लोग क्या मानते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे, लेबर इज फुली एम्प्लॉयड, तो वहां पर मनी सप्लाई का कौन सा यूज है भाई, मनी सप्लाई का कोई यूज नहीं है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, गलत वाला, तो गलत वाला क्या मिला था, बी। चौथा वाला ऑप्शन भी पढ़ लो कि वास्तविक और मौद्रिक चर की सैद्धांतिक रूप से पृथकता प्रतिष्ठित विरोधाभास कहलाती। देखो ये भी बहुत अच्छा है, हम लोग क्लासिकल डाइकोटोमी भी पढ़े थे, प्रतिष्ठित विरोधाभास जिसको बोलते हैं। क्लासिकल डाइकोटोमी क्या है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द नॉमिनल वेरिएबल्स एंड रियल वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्लासिकल कहते थे कि जो नॉमिनल वेरिएबल हैं और जो वास्तविक चर हैं, यानी नॉमिनल वेरिएबल्स और रियल वेरिएबल्स, दे आर सेपरेटेड, उन दोनों में कोई सहसंबंध नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। वास्तविक चर वास्तविक चरों से सहसंबंध रखता है और मौद्रिक चर मौद्रिक चरों से सहसंबंध रखता है, लेकिन वास्तविक चर और मौद्रिक चर आपस में सहसंबंधित नहीं है। तो इसीलिए क्लासिकल इसको बोलते थे क्लासिकल डाइकोटोमी, यानी क्यों, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, ये आपस में कोरिलेटेड नहीं, ठीक है ना। सी वाला को मैंने एक्सप्लेन किया ना, सी वाला कह रहा है कि क्लासिकल थ्योरी अलाउज टू स्टडी हाउ रियल वेरिएबल्स आर डिटरमाइंड विदाउट एनी रेफरेंस टू द मनी सप्लाई। हमने अभी आपको बताया ना कि क्लासिकल क्या मानते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या है, रियल वेरिएबल्स है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए मनी सप्लाई के कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किससे होता है, लेबर सप्लाई लेबर डिमांड से, उसमें मनी सप्लाई का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया ना दिव्या। और भी तरीके से समझ सकते हो कि लेबर आर फुली एम्प्लॉयड, वो एज्यूम करके चलते थे इकॉनमी पूर्ण रोजगार पे है, तो अजम्पशन ही मान लिए, तो फिर अदर चीजों की जरूरत ही क्या है। जब उनकी अजम्पशन मान्यता ही है कि फुली एम्प्लॉयड है लेबर, पूर्ण रोजगार सिचुएशन है, तो फिर नॉमिनल चरों की आवश्यकता क्या है, रियल वेरिएबल्स को निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 का आंसर देखिए, 67, 66 आ गया, 67 ये रहा, हाँ 67 नीचे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 67, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, फटाफट बताओ भाई 67 का आंसर क्या होगा। नया बेटा जल्दी से बताओ तो 67 का आंसर क्या होगा, सी। अच्छा सी, सी सब लोग सी बता रहे हो, वेरी गुड, सी बिल्कुल सही है। मुद्रा की सौदा चलन गति किसने दी थी, क्यों भाई, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी का, हाँ बिल्कुल सही है अवधेश जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ईगू ने, है भाई, ईगू ने दिया था। ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी किसने दिया था, मुद्रा की सौदा गति किसने दिया था, फिशर ने, किसने, फिशर ने, ठीक है ना। एमवी इक्वल टू जो पीटी है वो किसने इक्वेशन दी थी, फिशर ने, तो इसलिए पहले का क्या हो जाएगा, बी। अब मुद्रा की आय चलन किसने दी थी भाई, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल। किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। तो एमवी इक्वल टू पी वाई हो जाएगा, लेकिन फिशर ने भी मुद्रा की आय चलन गति की बात की थी, ठीक है, लेकिन उनका वर्जन थोड़ा सा बाद में आया था। फिशर का भी आय वर्जन जो इक्वेशन है एमवी इक्वल टू पी वाई है, बाद में उन्होंने टी को वाई से जो है बदल दिया था,
ठीक है ना, इसलिए वाई के टर्म्स में वो इनकम वेलोसिटी बन जाएगी। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी, सेकंड का क्या हो जाएगा, सी एमवी इक्वल टू पी वाई। और थर्ड क्या है, मुद्रास्फीति की दर और मौद्रिक ब्याज दर में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, क्या कहलाता है, फिशर इफेक्ट। फिशर प्रभाव क्या है, मुद्रास्फीति की दर और मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को बतलाता है फिशर प्रभाव। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ए। तो ये सारे ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। अब मुद्रा की छपाई से जो रुपया मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, सिग्नोरेज। ठीक है, सिग्नोरेज जो है मुद्रा की छपाई से जो रेवेन्यू मिलता है, आगम मिलता है, वो क्या है, सिग्नोरेज। ठीक है, चौथा का डी हो जाए। तो कुल मिला के आंसर क्या है, सी। समझ में आया भाई सभी को, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। हाँ बेटा बताओ भाई, चलें आगे। चलिए 66 क्वेश्चन देखिए, 66 क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक संतुलनों की मांग, यानी वास्तविक शेषों की मांग, यानी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस क्या होगा। आंसर बताओ भाई आप लोग, जल्दी जल्दी। डी। अच्छा, ये जो टिक लगा है ना छोटू छोटू, इसको देख करके ये मत समझो कि ये आंसर है, गलत भी हो सकता है। मैं एक तरह से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, ठीक है ना। अपने पढ़ करके आंसर दीजिए आप लोग, कभी कभार तुक्का भी लग सकता है, लेकिन कभी कभार गलत भी होता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं जो टिक लगे हैं वही आंसर। चलिए आगे बताइए। दिव्या ने बताया है कि डी आंसर है, और कौन बताएगा भाई, सब लोग बताओ फटाफट, सब लोग बताओ भाई आंसर। सब लोग पूरी खाने थोड़ी आए हो, आंसर तो बताओ। डी होगा, सबका सिलेक्शन जब हो जाएगा ना तब पूरी बनवाई जाएगी, ठीक है। सर टॉक नहीं दिखा था कसम से। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग डी बता रहे हो, ठीक है ना। अवधेश बता रहे हैं बी। अच्छा, बी क्या है, वास्तविक आय स्तरों के साथ घटती है। अरे कहाँ से यार, डिमांड फॉर रियल बैलेंस है। वास्तविक मांग समझते हो ना, क्यों भाई, रियल बैलेंस समझते हो ना क्या होता है, कि यानी 1 रुपया से कितनी वस्तुएं खरीद सकते हो, उसी को बोलते हैं रियल बैलेंस। यानी मुद्रा से आप कितनी वस्तु खरीद सकते हो, दैट इज द वास्तविक शेष या रियल बैलेंस। तो ये बताओ, अगर आपकी वास्तविक आय बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ती है, रियल इनकम क्या होती है पता है ना आप लोगों को, एडजस्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को वो करके जो आय मिलती है उसको हम वास्तविक आय बोलते हैं, एडजस्टेड होती है, ठीक है ना। तो अगर वास्तविक आय बढ़ती है, इन्फ्लेशन घटा करके हम इनकम जो हमारे पास बचती है, वो अगर इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे ना भाई। तो किसमें है कि वास्तविक आय स्तरों के साथ बढ़ती है वास्तविक शेष की मांग, तो बढ़ती है, 2 ऑप्शन में है, ए और डी में। अब दूसरा ब्याज दर, अगर ब्याज दर बढ़ती है तो क्या वास्तविक शेष की मांग बढ़ेगी, क्यों भाई, ब्याज दरों के साथ लिखा है बढ़ती है, तो वास्तविक शेष की मांग बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है बेटा, ब्याज दर बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ब्याज दर और निवेश में कैसा संबंध होता है, निगेटिव। ब्याज दर बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम तो इनकम कम, इनकम कम हो जाएगी तो वास्तविक शेष की मांग कम करोगे ना आप लोग, सिंपल सी बात है। तो ये ए वाला गलत है, यानी कुल मिला के डी आंसर है।
ब्याज दरों के साथ घटती है वास्तविक शेषों की मांग, क्योंकि ब्याज दर बढ़ती है तो वास्तविक शेषों की मांग घट जाती है, और वास्तविक आय बढ़ती है तो वास्तविक शेषों की मांग बढ़ जाती है। तो दोनों चीजें किस में मिल रही हैं? डी वाले ऑप्शन में। यानी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेज इंक्रीजेज विद द, ठीक है, तो ऑप्शन इज डी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। समझ में आया ना? गुड। अवधेश समझ में आया बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ तो फिर आगे बढ़ा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। हाँ, जहां न समझ में आए दोबारा हमको कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें आधी रात को फोन करोगे तब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? मेरा तो काम ही है इकोनॉमिक्स पढ़ाना और पढ़ना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोगों को मैं बताऊं, ऊपर क्वेश्चन एक दिख रहा होगा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में जो हमने आप लोगों को ISLM पढ़ाया है, जिस जो भी अक्षर मैंने यूज किया हुआ है वही सेम अक्षर यहाँ भी यूज हुए हैं। और ये क्वेश्चन और कहीं से नहीं बना है, ये क्वेश्चन बना है फिशर, एक फिशर की बुक है, डॉन बुश फिशर की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। सेम टर्मिनोलॉजी यूजेज हुई है, KH MH ये सब यूज हुए हैं, और वहीं से मैंने आप लोगों को ISLM पढ़ाया था। आप लोग नोट्स उठाओगे तो यही सर टर्मिनोलॉजी दी हुई है। तो एकदम हू बहू जो पढ़ाए हैं वही एकदम इक्वेशन, LM इक्वेशन पूछ रहा है आप लोगों को। तो अभी करते हैं, पहले 65 देखते हैं। 65 का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। 65 का आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कह रहा है कि IS कर्व इज शेड्यूल्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम सच दैट गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम। ये तो सही है ना यार? यानी IS वक्र हम सभी लोग पढ़े हैं कि IS वक्र क्या बताता है? IS वक्र क्या बताता है? देखो अभी IS वक्र बना रहा हूं। दिस इज द IS वक्र। IS वक्र में नीचे क्या लेते हैं बेटा? नीचे क्या लेते हैं? इनकम। यहाँ पे क्या लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? यानी IS वक्र क्या बताता है? आय और ब्याज दरों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। यानी IS वक्र क्या बताता है? इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को बताता है, जिनके सभी कॉम्बिनेशन पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और जिस भी मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश बराबर हो, उस मार्केट में क्या हो? वो मार्केट कौन सा है? गुड्स मार्केट। और गुड्स मार्केट संतुलन में हो जाए। यानी IS वक्र किसके बारे में बताता है? वस्तु बाजार। और वस्तु बाजार संतुलन कहाँ होता है? जहां पे S बराबर I। मान लो दो संयोग हैं A और B, ये R1 है, ये R1 है, ठीक है, ये Y1 है, ये R2 है, ये Y2। तो ब्याज दर और इनकम के दो संयोग हैं A और B, इन दोनों संयोग पर बचत और निवेश बराबर है, यानी वस्तु बाजार संतुलन। तो पहला तो ऑप्शन सही है ना, लेकिन पूछ क्या रहा है? गलत वाला। चलो B वाला भी पढ़ो। IS वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक। ये भी सही है। IS कर्व इज निगेटिव स्लोप, देखो निगेटिव स्लोप बन रहा था, ऋणात्मक ढाल का होता है, ये भी सही है, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन पढ़िए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है IS वक्र स्वायत्त खर्चों में परिवर्तन से परिवर्तित होता है, विवर्तित। ये एकदम हू बहु लाइन लिखवाई हुई है मैंने। यानी द IS कर्व इज शिफ्टेड बाय द चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। जो ऑटोनॉमस चर होते हैं, जो स्वायत्त चर होते हैं,
उनमें अगर परिवर्तन होता है तो आईएस कर्व में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, विवर्तन होता है। तो सी भी सही है, यानी ए बी सी आईएस वक्र के संदर्भ में तीनों सही हैं, बट हमें क्या चूज करना है, गलत वाला। तो गलत, अगर 3 सही है तो गलत तो यही होगा, तो गलत वाला भी समझ लेते हैं। गलत वाला क्या है, गुणक की बृहत्ता और ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश खर्च की अधिक संवेदनशीलता के कारण आईएस वक्र अधिक ढालू होता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने आईएस वक्र का ढाल पढ़ा था। आईएस वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, 1/अल्फा जी इंटू बी। एकदम यही इक्वेशन हमने लिखवाई थी। आईएस वक्र का ढाल किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा जी यानी गुणक। अल्फा जी क्या है, गुणक। अब बी क्या है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, निवेश मांग की ब्याज लोच। बी क्या है, निवेश मांग की ब्याज लोच। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटर द मल्टीप्लायर। अब देखो नीचे वाली वैल्यू अगर गुणक ज्यादा होगा तो आईएस वक्र का ढाल क्या होगा, कम होगा ना। देखो गुणक की बृहत्ता यानी गुणक ज्यादा है तो आईएस वक्र का ढाल अधिक होगा, यहाँ लिखा है, ये गलत है। देखो दोनों टर्म नीचे हैं और ढाल ऊपर है, तो दोनों टर्मों के साथ ढाल का संबंध कैसा है, विपरीत है। अगर गुणक ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो आईएस वक्र का ढाल कम होगा। यहाँ ज्यादा लिखा है, स्टीपर मतलब ज्यादा, यानी आईएस वक्र का ढाल अधिक ढालू होगा, जबकि यहाँ होना चाहिए कम ढालू। ठीक है ना, यानी फ्लैटर होना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है गलत है। समझ में आया कि नहीं भाई, क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं जो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि आप लोगों को अगर रिवाइज करोगे अच्छे से तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए 64 क्वेश्चन देखिए, 64 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति दी हुई है एम बार, ठीक है। मुद्रा की मांग दी हुई है, मुद्रा की मांग एमडी दी हुई है के वाई माइनस एच आई। ये वाई क्या है, इनकम, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वाई क्या है, इनकम। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मुद्रा की मांग होती है, कीन साहब ने बताया था कि जो मुद्रा की मांग होती है वो 2 फैक्टर का फलन होती है, 2 चीजों के ऊपर निर्भर करती है। किन किन फैक्टर पे, एक आय और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, यानी जो मुद्रा की मांग है वो आय और ब्याज दर का फलन होती है, इनकम और ब्याज दर का। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कीन साहब जो हैं वो मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से बताई थी ना, एक ट्रांजैक्शन मोटिव से, एक प्रिकॉशन मोटिव से, एक स्पेकुलेशन मोटिव से। यानी एक लेन देन के लिए मुद्रा की मांग करते हैं हम, लेन देन उद्देश्य से, और एक प्रिकॉशन यानी सतर्कता के लिए कि भविष्य में मान लो ब्याह शादी करनी है या कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, उसके लिए भी आदमी जो है पैसा कुछ बचा के रखता है, मुद्रा की मांग करता है। और तीसरा है स्पेकुलेशन, सट्टा खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए भी लोग मुद्रा की मांग करते हैं, उनको मुद्रा चाहिए। ठीक है ना, कैश चाहिए, नगद चाहिए, रखना पड़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, कहीं खेलना है, जुआ हुआ, सट्टा लगाना है, तब भी आदमी पैसा रखता है। तो 2 फैक्टर मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं, एक आय या, और उन्होंने क्या बताया कि जो लेन देन मांग होती है और जो सतर्कता मांग होती है मुद्रा की, यानी जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है और जो प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी पर्पस से, वो दोनों आय का फलन होती है। और जो प्रिकॉशन मोटिव से मुद्रा की मांग की जाती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो तीनों मिलाकर के जो मुद्रा का मांग फलन बनेगा वो दोनों का बनेगा, इनकम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मुद्रा की मांग जो है आय के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखती है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अप्रत्यक्ष संबंध रखती है, इनडायरेक्ट संबंध, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा है।
ठीक है ना भाई, सिंपल सी ज्यादा बात है। अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो आप लोग मुद्रा की मांग कम करोगे। कैसे? क्यों भाई? ब्याज दर ज्यादा होगी तो मुद्रा की मांग कम करोगे कि ज्यादा? बताइए भाई। मुद्रा ब्याज दर अधिक ब्याज ब्याज दर दर अगर अधिक होने अधिक है पर तो मुद्रा की मांग कम करेंगे सर जी। बिल्कुल। अरे भाई, ब्याज ज्यादा ब्याज पे मुद्रा मिल रही है आप लोगों को, तो उधार की दर ज्यादा है ना, तो आप क्या करोगे? उधार ही नहीं लोगे, मुद्रा कम रखोगे, बैंक जाना कम पसंद करोगे। जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो कौन सा मूर्ख पैसा उठाएगा? मुद्रा कौन रखेगा? नहीं रखेगा कोई। ठीक है ना? वहीं इनकम बढ़ी तो मुद्रा की मांग ज्यादा करोगे आप। मान लो आपके यहाँ उत्पादन ज्यादा हो गया, आप मान लो किसान हो, गेहूं चावल का पैदावार कर रहे हो, आपके पास उत्पादन ज्यादा होगा तो आप मार्केट में लेके जाओगे अपने उत्पादन को, गेहूं चावल को बेचने के लिए। तो आप कहोगे ना, उत्पादन ज्यादा हुआ है तो भैया मनी ज्यादा चाहिए, मुद्रा ज्यादा चाहिए। तो उत्पादन के बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ती है, यानी आय के बढ़ने से। उत्पादन ही क्या है? इनकम है। तो इनकम के बढ़ने से क्या होती है? मुद्रा की मांग बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता, इसलिए मौसम पॉजिटिव है। तो ये मुद्रा की मांग की इक्वेशन दी हुई। ठीक है ना? तो अब पूछ रहा है एलएम इक्वेशन क्या होगी? एलएम इक्वेशन, एलएम इक्वेशन कैसे? एलएम क्या बताता है? एलएम वक्र क्या बताता है? मुद्रा की मांग के मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखाता है। एलएम वक्र क्या दिखाता है? मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखाता है। अब मुद्रा बाजार का संतुलन कहाँ होता है बेटा? जहां पे मुद्रा की मांग मुद्रा की सप्लाई के बराबर, यानी मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। अब मनी डिमांड क्या है बेटा? मनी का डिमांड दिया हुआ है के वाई माइनस एच आई बराबर मुद्रा की सप्लाई क्या है? एम बार। ठीक है ना? तो अब हमें क्या चाहिए? आई के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि सारी इक्वेशन देखो आई के टर्म्स में। तो माइनस एच आई बराबर क्या हो जाएगा? एम बार, और ये के वाई प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस के वाई, के वाई। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड। अब आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये माइनस काटने के लिए माइनस से वो कर दो, गुणा कर दो। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? माइनस एम आ जाएगा, इधर प्लस के वाई। ठीक है, माइनस एम हो जाएगा, अब प्लस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस के वाई। ठीक है, तो अब देखो आई को रोक लो इधर, आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एम बार अपॉन एच, एच गुणा में है इधर आएगा भाग, प्लस के वाई अपॉन एच। ठीक है, ये माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बीच में ले आओ। के वाई अपॉन एच पहले ले लो, माइनस एम बार अपॉन एच ले लो। देखो इस किस ऑप्शन में ये इक्वेशन मिल रही है? आई बराबर किस ऑप्शन में मिल रही? के वाई अपॉन एच। आई बराबर के वाई अपॉन एच, या के अपॉन एच इंटू वाई कर लो। के अपॉन एच वाई और 1 अपॉन एच एम बार, के अपॉन एच वाई और एम बार अपॉन एच माइनस में। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। हाँ बेटा, ये वाला बी दिख रहा है ना सभी को? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? काजोल, रूपम, समझ में आया? अवधेश, समझ में आया? बहुत ही आसान है ये, हूबहू बहू मैंने इक्वेशन आपको डिराइव कराई थी क्लास में। गुड। तो चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की कथा यहीं से शुरू होगी।